नमस्कार सभी मित्रों को। नमस्कार। आज का यह सेशन है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत भारत में स्वैच्छिक संगठनों का विकास। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत यहाँ पर जानिएगा भारत में कहाँ पे, तो अपना देश जो है भारत। तो भारत में स्वैच्छिक संगठनों का विकास, इसके बारे में बताएंगे यहाँ पर, और बताया जाएगा सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं क्या हैं, इसके बारे में भी बताया जाएगा। आज का यह लेक्चर पूरा शॉर्ट में मेन पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है उसे ही बताया जाएगा। जैसा कि आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात होगी भारत में स्वैच्छिक संस्थानों का विकास। तो इसके बारे में जानिए। देखिए, भारत भारत विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत में निर्धनों की आजीविका के स्तर में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक या कहें सिविल सोसाइटी संगठन अनेक वर्षों से सक्रिय रूप से सरकार के सहयोग के तौर पर काम कर रहे हैं। भारत में स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र सामाजिक उन्नयन और आर्थिक विकास में योगदान देने वाली एक नई शक्ति के रूप में उभरा है और वे सहभागी लोकतंत्र के क्रियान्वयन इसके प्रक्रिया में जो है क्रियान्वयन और उसको ठोस रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये जो सहभागी हैं लोकतंत्र में। स्वैच्छिक क्षेत्र या कहें तृतीय क्षेत्रक संगठन पारस्परिक संबद्धता समानता, तो यहाँ पे सामान्य कार्य और नेटवर्किंग के जरिए दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से ऐसे सहयोगात्मक आचरण को प्रोत्साहित करता है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद आर्टिकल जो है आर्टिकल 19(1)(a), तो कह सकते हैं हिंदी में अनुच्छेद 19 भाग 1 का में वक्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(गा) इसके अंतर्गत समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को अपने नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में प्रदत्त करता है संविधान। साथ ही सिविल सोसाइटी और सामुदायिक संगठन बनाने को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार क्रियाकलापों के आधार पर हमारे देश के सिविल सोसाइटी संगठनों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि पॉइंट नंबर 1, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बनाई गई पंजीकृत समितियां। पॉइंट नंबर 2, लोकोपकारिक संगठन और न्याय। पॉइंट तीसरा, स्थानीय हिस्सेदारी। तो यहाँ पे स्थानीय हितैषी नहीं, हिस्सेदारी। स्थानीय हिस्सेदारी समूह हैं, माइक्रो ऋण और बचत उद्यम तथा स्वयं सहायता समूह हैं। पॉइंट चौथा, सहकारी समितियां शामिल हैं। पांचवा पॉइंट है, व्यवसायिक एवं विनियमकारी निकाय शामिल है। पॉइंट, सरकार द्वारा समर्थित तृतीय क्षेत्र के संगठन हैं। तो यहाँ पे बताया दे रहे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि बताया गया यहाँ पर। तो किसे, तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी को। तो यहाँ पर यह रहा टॉपिक, भारत में स्वैच्छिक संगठनों का विकास। भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विकास के बारे में बताया गया। अब यहीं पे जान लीजिए सूक्ष्म वित्त संस्थाएं के बारे में। क्या है ये संस्था, उसके बारे में। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, देखिए ये जो सूक्ष्म वित्त संस्थाएं होती हैं, इसमें सूक्ष्म वित्त संस्थाएं एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है। क्या है, बैंकिंग सेवा है जो बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है, जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती। सूक्ष्म ऋण का अभिप्राय
अलग अलग देशों में भिन्न होता है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए आरबीआई आरबीआई इसके नियमों के तहत एक सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता की वार्षिक घरेलू आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रुपया 1.25 लाख है तथा शहरी या कहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए रुपया 2 लाख तक संपार्श्विक मुक्त ऋण होना चाहिए। तो यहाँ पे इस परियोजना के लिए परिवार का अर्थ सामान्य रूप में एक साथ रहने वाले तथा एक ही रसोई में भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का समूह है। इसकी सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा शामिल है। यहाँ पे सूक्ष्म वित्त सेवाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराती हैं। पिछले कुछ दशकों में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र तेजी से बढ़ा है और यहाँ पे वर्तमान में इनके पास भारत की गरीब आबादी के लगभग 102 मिलियन खाते बैंकों और छोटे वित्त बैंकों सहित हैं। इनके कितने खाते मिला करके? तो 102 मिलियन खाते हैं छोटे और बड़े बैंकों में मिला करके। अब यहीं पे बात करते हैं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से लाभ। इसमें क्या लाभ है, तो इसके लाभ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो यहाँ पे सूक्ष्म वित्त सेवाओं के लाभ। सूक्ष्म वित्त सेवाएं बिना किसी जमानत के आसानी से ग्राहकों को अल्पावधिक ऋण प्रदान करती हैं। पॉइंट, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं अर्थव्यवस्था में गरीब वर्गों को अधिक धन उपलब्ध कराती हैं, जिससे गरीब परिवारों की आय में बढ़ोतरी होती है और रोजगार का भी सृजन होता है। पॉइंट, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं महिलाओं, बेरोजगारों और दिव्यांगों सहित समाज के अल्प वित्त पोषित समूहों को सेवाएं प्रदान करती हैं। पॉइंट, जैसे यह समाज के गरीब और असुरक्षित और कमजोर वर्गों को उनकी मदद के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों में से अवगत कराती हैं और बचत की विधि विकसित करने में भी मदद करती हैं। सूक्ष्म ऋण में से लाभ प्राप्त करने वाले परिवार अपने बच्चों को बेहतर और निरंतर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से होने वाले लाभ। अब यहीं पे जानिए ये जो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की चुनौतियां क्या है, तो इसकी चुनौतियों के बारे में जान लीजिए जो इसमें चुनौतियां शामिल हैं। तो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की चुनौतियां। पॉइंट, वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में एमएफआई बहुत अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एमएफआई ऋणों पर ब्याज की ऊपरी सीमा को हटाने की घोषणा की। पॉइंट, यद्यपि कुल ऋण खातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, किंतु ग्राहकों के गरीबी स्तर पर इन ऋणों का वास्तविक प्रभाव से संबंधित कुछ स्पष्ट तथ्य मौजूद नहीं है, क्योंकि ग्राहकों के सापेक्ष गरीबी स्तर में सुधार से संबंधित सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का डेटा पूर्णतः खंडित है। पॉइंट, कोविड-19 जब कोरोना काल आया तो कोविड-19 महामारी ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को काफी अधिक प्रभावित किया है और इसके परिणाम स्वरूप ऋण संग्रहण पर प्रारंभिक प्रभाव के साथ ऋण वितरण पर अभी तक कोई सार्थक बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। पॉइंट, विकास और लाभ प्रदाता उनकी खोज में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के
सामाजिक उद्देश्य पानी समाज, यहाँ पे कह सकते हैं उद्देश्य यानी समाज के वंचित वर्गों के बीच, यहाँ पे वंचित वर्गों के जीवन में सुधार लाने संबंधी उद्देश्य धीरे धीरे हाशिए पर चले गए हैं। पॉइंट आरबीआई एमएफआई इसके लिए नियामक है, लेकिन सूक्ष्म वित्त उद्योग को जरूरतें और संरचना बैंकों की तुलना में बहुत अलग है। विनियामक मुद्दों ने उप इष्टतम प्रदर्शन और नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास में विफलता को जन्म दिया है। पॉइंट गैर आय सृजन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऋणों का अनुपात रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुपात की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है। ये ऋण प्रायः अल्प अवधि के होते हैं और ग्राहकों की आर्थिक प्रोफाइल को देखते हुए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वे जल्द ही स्वयं को एक खतरनाक ऋण जाल में पाएंगे, जहां उन्हें पहले ऋण के भुगतान के लिए दूसरा ऋण लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की चुनौतियां। तो ये जो सूक्ष्म वित्त है इसकी इन संस्थाओं की विशेष चुनौतियों के बारे में बताया यहाँ पर। अब यहीं पर ये जो इसके आगे की राह की बात करते हैं, तो ये जो है सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, तो इसकी जो आगे की राह है उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पे इसके आगे की राह जो है एमएफआई इसको एक अस्थाई और स्केलेबल माइक्रोफाइनेंस मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो आर्थिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टि से स्पष्ट हो, दोनों दृष्टिकोण से स्पष्ट हो। जैसे पॉइंट एमएफआई इसको ऋण का घोषित उद्देश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अक्सर ऋण आवेदन के चरण में ग्राहकों से पूछा जाता है तथा ऋण के कार्यकाल के अंत में सत्यापित होता है। पॉइंट जैसे आरबीआई को सभी संस्थाओं को सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड के माध्यम से समाज पर उनके प्रभाव की निगरानी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एमएफआई इसकी वास्तविकता और परिचालन क्षमता की जांच के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। और यहाँ पर एमएफआई इसको बैंक रहित गांवों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण पहुंच को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे बताया गया, तो ये जो संस्था रही है सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, तो यहाँ पे इसकी आगे की राह की बात हुई यहाँ पे। और इसके पहले यहाँ पे बताया सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की चुनौतियां बताया गया, और यहाँ पे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से क्या लाभ हैं उसके बारे में स्पष्ट किया गया। तो आज का यह लेक्चर यहाँ पे सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं पर आधारित रहा है। और इसके पहले बताया, सबसे पहले यहाँ पर हमने भारत में स्वैच्छिक संगठनों का विकास, इसके बारे में भी यहाँ पे जाना गया, समझा गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भारत देश की तरक्की में ईमानदारी से शामिल रहिए।